यहीं पर जो गठबंधन की बाकी पार्टियां हैं, हालांकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ था। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने, जैसा आपने बताया भी, कितना बड़ा नुकसान उन्होंने जाकर के किया वहां पर विपक्ष गठबंधन का। और उसके एवज में एक तस्वीर भी देखने को मिलती है कि कैसे ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं, संजय सिंह बाहर आते हैं, चुनाव के परिणामों के ठीक बाद सत्येंद्र जैन बाहर आ जाते हैं जेल से। तो ये पूरा जो एक ताना बाना बुना गया, इसकी भनक विपक्ष को क्यों नहीं लगी कि आम आदमी पार्टी जो उनका अलायंस है, ऑफिशियली एक तरह से जो खुल करके जनता के सामने पब्लिक अलायंस बना हुआ है, उसके अंदर क्या गुपचुप डील हो रही है या क्या घट रहा है? क्योंकि देखा जाए तो केजरीवाल और संजय सिंह को तो जो बेल दी है जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि अब सीजेआई भी हो जाएंगे, उनको माना जाता है ऐसा कि वो संघ की तरफ, उनकी विचारधारा की तरफ इंक्लाइन व्यक्ति है। तो इतनी सारे ताने माने बुने जा रहे हैं, राहुल गांधी सब जानते थे इस चीज को। उसके बाद भी फिर अगेन वही एक सवाल उठता है कि ये कैसे इन्होंने अपने अलायंस को ऐसे टूटने दिया। आपके सवाल का एक पहलू ये है जो आप पूछ रही हैं कि इनके पास क्यों खबर नहीं है, और ये सचमुच आश्चर्य की चीज है कि जिन लोगों ने इतने दिनों तक सरकार चलाई हो और सरकार ने भी चलाई हो, आप विपक्ष के नेता हैं, तो आपके पास खबरों का तो एक निर्बाध रूप से आवागमन होना चाहिए। क्या सरकार में हो रहा है, क्या कोर्ट में हो रहा है। विनीता जी, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो लोगों के दिमाग में है विनीता जी, वो ये है कि अगर सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद अब जमानत दी जा सकती है, तो सत्येंद्र जैन को 6 महीने के बाद जमानत क्यों नहीं दी गई? क्या हो गया जो उनको 2 साल लगा? आपने ऐसी कौन सी चीज थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट सहित पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल है कि आप राजनीतिक लोगों को जेल में बंद रखते हैं, आप उनका आप साधारण आदमी का पासपोर्ट रख लेते हैं, उनका भी रख लें, वो अपराधी तो नहीं वो। आखिर इतनी दूर तक आए हुए, चाहे वो अरविंद जी रहे हों या मनीष सिसोदिया रहे हों, जितने भी लोग हैं, इन लोगों की जमानत पहले क्यों नहीं हुई? किस कारण से इनकी जमानत न्याय व्यवस्था के नीचे के जो क्षेत्र है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या हाई कोर्ट से नीचे के कोर्ट हो, उन्होंने नहीं होने दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं होने दी। छोटी छोटी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 महीने, 2-2 महीने के आगे की डेट दी। तो लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था भी कहीं कंप्रोमाइज है? न्याय व्यवस्था लोगों के लिए है या न्याय व्यवस्था सरकार के लिए है? आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने न्याय की देवी का के आंख से पट्टी हटा दी। तो अब उनके हाथ में आपने क्या दिया? कलम दी, तलवार दी, क्या दिया? कुछ बताइए तो। और फिर जो संविधान महाराज संविधान मनु, दिया, वो भी विपक्ष की लाइन को काट रहा है सर। राइट, और महाराज मनु की जो मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी है परिसर में, उसके हटाने का फैसला मौजूदा सीजेआई को करना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैसला कर पाएंगे। लेकिन इतने महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट को करने हैं। अब देखिए, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लोगों की भावना ये, अगर लोगों को ये लगे कि आप चीफ जस्टिस हैं या आप कोई भी दूसरे जज हैं, जो आपका झुकाव एक विचारधारा विशेष के प्रति है, तो फिर आपके न्याय करने का एक नैतिक आधार खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट हो या सत्ता में जो भी हो, या प्रशासन को चलाने वाले लोग हैं, अगर उनके ऊपर सवाल खड़े हो जाएं और वो सवालों का जवाब न दें, उसका हेकड़ी से जवाब दें, और इस तरीके से जवाब दें कि आपने कहा है तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आपने ये किया है तो आपने अदालत की अवमानना की है, तो इसका मतलब है कि फिर ये देश लोकतंत्र के रास्ते से हट करके किसी और रास्ते पे जा रहा है। दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं जो दूसरे रास्ते पे चले गए हैं। हम जी। लोग अभी तक रुके हुए थे, इकबाल के शब्दों में, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। हमारा नाम तो बाकी है, लेकिन हम अब धीरे धीरे डिविएट होते जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जितना सशक्त है और वहां की सरकार और न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाता है, मुझे दुख है कि हमारे यहाँ का जो आपकी बिरादरी के और हमारी बिरादरी के लोग हैं, जो टेलीविजन के ऊपर हैं, अखबारों में हैं, ये सारे लोग ये अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और ऐसा लगता ही नहीं कि इनकी नजर में जनता की समस्या कोई समस्या है। इनकी नजर में सत्ता की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है, या सत्ता के ऊपर सवाल उठाना, सत्ता के किसी
किसी वर्ग सत्ता के किसी भी अंग के ऊपर सवाल खड़ा करना, ये देश प्रेम नहीं, देशद्रोह है। ये जब चीजें सामने आने लगे, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि हमारा देश लोकतंत्र से हट करके लोकतंत्र के नाम पे कुछ और होता जा रहा है। आप बंदर की मूर्ति को गणेश की मूर्ति कह दें, कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम बंदर को गणेश कहने लगे, हम बकरी को मुर्गी कहने लगे। अब ये आज़ादी है तो आप कहते रहिए, लेकिन उससे सत्य तो नहीं छिप जाता ना। अगर 8:30 बजे हैं आपका प्रोग्राम शुरू होता है, वो 8:15 बजे नहीं शुरू हो सकता, 9:45 बजे नहीं शुरू हो सकता। 8:30 का मतलब सच्चाई है कि 8:30 सच्चाई है। तो मेरा ये कहना है कि वो सच्चाई अगर नहीं सामने रहती है, तो मीडिया हो, न्यायपालिका हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, विधायिका हो, न्यायपालिका इन सब का मतलब क्या रह जाता है इस देश में? फिर लोगों का भरोसा उठने लगेगा और कोई भी एक आदमी कहीं से खड़ा होके जो आवाज़ देगा और वो आदमी उसमें कोई दम हो या ना दो दम हो, हमने दुनिया में देखा है बहुत सारी जगहों पर एक बिल्कुल बिना विचारधारा के लोग भी, बिना देश को समझने वाले लोग भी सत्ता में आए हैं। वो इसी निराशा की पैदावार है। तो हमारे देश में निराशा की पैदावार से उपजा हुआ तंत्र नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के प्रति सचेत, संवेदनशील तंत्र अगर सत्ता में हो, तो शायद लोकतंत्र के लिए जो हमारे देश में इतने सालों से चल बिल्कुल रहा सर। है, ये लोगों के हित में बहुत काम करेगा। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे चिंता वही बन जाती है किस तरह से राहुल गांधी कैमरा शो में तो बहुत अब वो अव्वल आ गए हैं और लोकसभा में भी भाषण देने में भी महारत हासिल कर ली, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरह से उनके भाषण ने और उनके तेवर ने मोदी के पिछले 10 साल के तेवर को हल्का कर दिया। इतना तो हुआ और बहुत निष्पक्षता से ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये बात जब कैलकुलेशन पर आती है, जहां से असल रिजल्ट निकल कर आएगा, जहां से सत्ता किसके हाथ जाएगी इसका फैसला होगा। अगर ये सारी कश्मकश के बाद में, सारी कवायद के बाद में वो यहां पर चूकते हैं, तो फिर इसका फायदा क्या है सर? ये सारा शोबिस किस लिए है फिर सर? विनीता जी, एक तो इसमें राहुल गांधी की यात्रा ने उनकी तस्वीर बनाई। यात्रा ने उनका कद जितना बड़ा किया, अगर वो बाद में बस से यात्रा नहीं करते दिल्ली से आकर के जो कश्मीर वगैरह बस से गए थे, अगर ये जी। नहीं करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने उसको थोड़ा-सा धूमिल किया, एक। दूसरा, ये बताया कि चलते हुए आपका लोगों से संवाद हुआ, आपने लोगों की बातें सुनी, लोगों ने भी आपको देखा, आपको माना कि आप उनके बीच के आदमी हैं जो पहले आपको नहीं मानते थे। अब विनीता जी, ये जब चुनाव का मसला आता है तो लोगों को ये लगता है कि ये ठीक है, ये दौड़ने, भागने, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन क्या ये सचमुच प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है? देखिए, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, हमारे जो प्रतिष्ठान हैं, ये प्रतिष्ठान अगर जनता के प्रति संवेदनशील रहेंगे, जनता की समस्याओं से जुड़े रहेंगे, तो ठीक है। और नहीं है तो फिर हम लोकतंत्र के नाम पर कुछ और भले ही हो जाए, लेकिन हम लोकतंत्र तो नहीं रहेंगे। मैंने आपको आपका उदाहरण दिया एक वक़्त का। पर मेरा अभी सिर्फ इतना कहना है कि ये जो विपक्ष के नेता हैं, इन विपक्ष के नेताओं से इस देश की जनता ये तवक्को रखती है, ये अपेक्षा जी। रखती है उनसे कि ये उनकी समस्याओं को खुद भी समझें और उनके बारे में बोलें। किताबी ज्ञान नहीं, इंटरनेट का गंभीरता ज्ञान से। नहीं, हम्म। गंभीरता से, और ये बताएँ कि हम इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। अगर आप ये नहीं बताएँगे और आप सोचेंगे कि हमने जो कह दिया, जनता उसको वैसे ही स्वीकार कर लेगी, तो शायद ये वो गलत सोचते हैं। अब 2012 से लेकर के अब तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण दिए हैं विनीता जी, वो प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जितने तथ्यात्मक सत्यताएँ हैं, उन सत्यताओं को लेकर के जनता के बीच में बहुत चर्चाएँ और बहुत मखौल है उनका। तो मेरा ये कहना है, इस चीज़ को देखते हुए किसी विपक्षी नेता ने उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया। मीडिया में तो किसी ने उठाया ही नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने विचार साझा करने के लिए, क्योंकि आज की तारीख में विपक्ष को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात को समझने की, गंभीरता से लेने की, कि जो भी इंप्रेशन वो जनता में क्रिएट कर रही है उसे वोट में तब्दील करे। और इसके लिए सबसे बड़ा मौका महाराष्ट्र का। अगर महाराष्ट्र विपक्ष ने चूका तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर महाराष्ट्र बीजेपी ने चूका तो यहाँ पर मोदी और शाह के लिए भी बड़ा नुकसान होगा।
उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मार होगी। तो महाराष्ट्र का 288 सीटों का चुनाव जो है और वो बहुत सारी बातें तय करेगा और एक बड़ी लकीर खींच देगा। हालांकि झारखंड भी साथ में है, लेकिन महाराष्ट्र पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहां से बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वो चेहरे कितने मुंह के बल गिरते हैं और कितने खड़े होते हैं, उसमें हरियाणा भी दब जाएगा अगर महाराष्ट्र किसी ने जीत लिया तो। वो अपने आप में एक कवर अप करने वाली परिस्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स हियर। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।